हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 3 ऑफ द बिजनेस एंड मैक्रो पॉलिसी। तो हमारा पहला टॉपिक है डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई फॉर मनी। अब देखो मतलब क्या होता है मनी का, मतलब पैसे का मतलब क्या है ये समझना है। तो मनी कुछ भी ऐसी चीज़ है जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर मीजर ऑफ वैल्यू की तरह, या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह। मतलब आप जो है उस चीज़ को दे के कुछ भी सामान खरीद सकते हो, किसी और सामान के बदले में उसको एक्सचेंज कर सकते हो, दैट इज मनी। मनी की जो मेन करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लोग उसे आराम से एक्सेप्ट करें और उसके बदले में आपको जो है गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करें। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ मनी। मनी के क्या क्या फंक्शन है? तो देखो तीन कैटेगरी में मनी के फंक्शन को डिवाइड किया है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा कंटीजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में वो फंक्शंस आते हैं जो बहुत ही इसेंशियल फंक्शन है, जैसे कि पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, मतलब आप पैसा देके कोई भी सामान जो है वो खरीद सकते हो, कोई भी सर्विस ले सकते हो, ठीक है। और इसकी वजह से जो नीड थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की, वो खत्म हो गई है जो बार्टर सिस्टम में होती थी। देन द नेक्स्ट फंक्शन इज मीजर ऑफ वैल्यू। देखो मनी एक कॉमन यूनिट प्रोवाइड करता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए, जिससे हमारा प्राइसिंग, अकाउंटिंग, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ईजी हो गया है। देन द सेकेंडरी फंक्शन मतलब वो होते हैं जो स्टैटिक या ऑक्सिलरी फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें पहला हमारा फंक्शन आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो मनी अलाउ करता है कि हम किसी भी वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो आप आज 60,000 रुपये कमा रहे हो, तो आप 30,000 रुपये बचा लोगे और 30,000 रुपये खर्च कर दोगे। और अब ये जो पैसा है, क्योंकि मनी जो है वो स्टोर किया जा सकता है, तो फ्यूचर में आप इस 30,000 रुपये को आराम से खर्च कर सकते हो। लेकिन यही आप अगर किसी चावल को या किसी और चीज़ को रख रहे होते तो वो खराब हो सकता था, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो सकती थी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो मनी ना एक्ट करता है स्टैंडर्ड यूनिट की तरह फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मान लो ये श्यामू है और ये रामू है, ठीक है। तो रामू ने श्यामू को जो है 30,000 रुपये दिए थे, ठीक है। और इसने इसको 25,000 रुपये तो लौटा दिए, लेकिन 5,000 रुपये नहीं लौटाए। अब मैं बड़े एक्यूरेटली सारे डेटा लिख रही हूँ कि 30, 25, 5 कैसे लिख रही हूँ, बिकॉज आई हैव द वैल्यू मनी। तो इसी तरीके से जो मनी है वो स्टैंडर्ड होता है डेफर्ड पेमेंट का। डेफर्ड का मतलब जो बाद में दिया जाने वाला है। अब ये 5,000 रुपये बाद में दिए जाएंगे, ये बात एक्यूरेटली पता है रामू को भी, श्यामू को भी, ठीक है। दिस इज बिकॉज कि मनी का फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देन नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। मनी ने ये जो प्रोसेस था वेल्थ को ट्रांसफर करने का या परचेसिंग पावर को ट्रांसफर करने का, एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, बहुत ही आसान कर दिया है। देन नेक्स्ट वी हैव द कंटीजेंट फंक्शन। देखो कंटीजेंट फंक्शन ना इवॉल्व हुए हैं विद द मॉडर्न इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम के साथ। तो इसमें पहला है बेसिस ऑफ क्रेडिट। देखो जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उसका जो फाउंडेशन है वो मनी ही है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कर लेता है अपने मनी रिजर्व से बिकॉज ऑफ द मनी, ठीक है। देन लिक्विडिटी। मनी मोस्ट लिक्विड एसेट है, मतलब इसको आप किसी भी टाइम किसी चीज़ के बदले में भी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो। मान लो आप रिक्शा से जा रहे हो, आप आराम से रिक्शा वाले भैया को पैसे दे सकते हो, मतलब रिक्शा वाले भैया की सर्विस के बदले में आपने उन्हें पैसे दे दिए। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मनी ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप आराम से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी, बिकॉज सारी ही चीज़ें जो हैं पेड और कैलकुलेट होती हैं मॉनेटरी टर्म में, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो मनी को हम दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे, एक तो बैकिंग एंड लीगल स्टेटस के बेसिस पे और दूसरा मटेरियल फॉर्म के बेसिस पे। तो पहली क्लासिफिकेशन है लीगल स्टेटस के बेसिस पे। सबसे पहला आता है अकोमोडिटी मनी। अकोमोडिटी मनी वो मनी होता है जिसकी वैल्यू उस अकोमोडिटी से अराइज होती है जिससे वो बना है, जैसे कि गोल्ड कॉइन। तो आपको पता है क्योंकि गोल्ड के सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो किससे अराइज होगी, इस गोल्ड से, जिस अकोमोडिटी से बना है। वैसे सिल्वर कॉइन को आप ले सकते हो, ठीक है। मतलब इंसेंट्रिक वैल्यू ऑफ अकोमोडिटी सेम होती है फेस वैल्यू के, ओके। जैसे गोल्ड, सिल्वर, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया। देन वी हैव द रिप्रेजेंटेटिव मनी। देखो ये वो मनी होती है जो कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को फिक्स्ड अकाउंट ऑफ अकोमोडिटी में, जैसे कि सिल्वर या गोल्ड वगैरह की अकोमोडिटी में अपने आप को एक टाइम पे कन्वर्ट कर लेती है जब भी डिमांड होती है। जैसे कि अगर आपने गोल्ड सर्टिफिकेट ले लिया या सिल्वर सर्टिफिकेट ले लिया, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इस सर्टिफिकेट को, जिसने आपको सर्टिफिकेट दिया है, आपसे पैसे लिए होंगे या गोल्ड दिया होगा, है ना, तो जब आप उसे ये सर्टिफिकेट दोगे तो वो आपको गोल्ड वापस कर देगा। तो वेन एवर द डिमांड
ये मनी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमोडिटी में। देन नेक्स्ट वी हैव द लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी मतलब जो इस टाइम पे हमारी करेंसी चल रही है ना, वो लीगल टेंडर मनी है, क्योंकि उसे मनी हमने इसलिए माना है बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इट एंड एक्सेप्टेड बाय लॉ फॉर अ सेटलमेंट फॉर अ पब्लिक एंड प्राइवेट डेब्ट। अगर कोई इंसान को आप ये पैसे दे रहे हो और वो लेने से मना कर देता है तो वो जो डेट है वो डिस्चार्ज माना जाता है, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप है, एक तो लिमिटेड लीगल टेंडर और एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर जो है वो कॉइन पे लगता है, मतलब कॉइन कोई एक अमाउंट तक ही आपसे ले सकता है, उसके बाद वो उसे मना कर सकता है। अब आप किसी को 1 करोड़ रुपए जो है वो कॉइन में देने लोगो तो वो मना कर देगा कि नहीं भाई मुझे इतने नहीं चाहिए, मैं कॉइन इतने नहीं लूँगा। और अगर वो मना करता है तो ऐसा नहीं है कि उसका डेट डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अनलिमिटेड लीगल टेंडर में क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर करेंसी नोट्स के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक पॉइंट के बाद कोई आपसे लेने को मना कर दे तो डेट आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। देन वी हैव द नेक्स्ट ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी या फिर फिड्यूशरी मनी, मतलब ये मनी एक्सेप्ट किया जाता है ट्रस्ट के बेसिस पे, जैसे कि आपका चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, ये सारे ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है। अगर कोई इंसान क्रेडिट कार्ड लेने से मना कर दे या फिर चेक लेने से मना कर दे तो ऐसा नहीं है कि उसका जो लोन है वो डिस्चार्ज माना जाएगा। ओके, देन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी बेस्ड ऑन मटेरियल फॉर्म, मतलब किस फॉर्म से वो बना है। तो पहला मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी वो जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के जो कॉइन होते हैं ये फुल बॉडीड कॉइन होते हैं, मतलब इनकी इंसेंट्रिक वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होती है। देन वी हैव द पेपर मनी। पेपर मनी मतलब टिपिकली सेंट्रल बैंक इसे इशू करती है और लीगल टेंडर इसका होता है इसके पीछे, ठीक है। ये इजी टू हैंडल होते हैं और डिवाइड होते हैं देन अ मेटल मनी। देन नेक्स्ट वी हैव द क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी या बैंक मनी क्या होता है, ये वो मनी होता है जो कमर्शियल बैंक क्रिएट करती है लेंडिंग प्रोसेस के थ्रू, और ये प्राइमरी रेफर किया जाता है डिमांड डिपॉजिट के नाम से, ठीक है। देन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी वो जो तुम्हारे डिजिटल पैसे तुम्हारे पास होते हैं सबके यूपीआई में, और एकदम से आप फोन पे, पेटीएम खोलते हो और पेमेंट कर देते हो, दैट इज डिजिटल मनी। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन अ कॉन्टेम्प्रेरी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में मनी की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। तो देखो, रोल ऑफ मनी इन अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या रोल है मनी का वो समझेंगे, देन उसके बाद दूसरी एक्टिविटीज में। पहला है कंजम्पशन। मनी का क्या रोल है कि मनी जो है वो परचेसिंग पावर प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, जिससे डिमांड इंक्रीज होती है। ऑल्सो ये स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करती है, तो हाउस होल्ड अपनी कंजम्पशन को पीछे मतलब पोस्टपोन करके सेविंग की तरह वो रख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोडक्शन। मनी की वजह से जो हमारे लेबर ऑफ, हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लाइक लेबर, रॉ मटेरियल, उन सबको हम एक्वायर कर सकते हैं बहुत ईजिली। और मनी जो है वो यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह काम करती है, तो फर्म अपना कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकता है। देन नेक्स्ट वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए हम मनी का यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसानी से जो भी रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन ट्रेड। मनी जो है वो मीडियम ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज की तरह काम करता है, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाई कर देता है और कॉम्प्लेक्स बायलेटरल स्वैप की जो नीड है वो खत्म कर देता है। देन ग्रोथ। मनी फाउंडेशन होता है किसी भी क्रेडिट सिस्टम का। ये इनेबल करता है बैंकों की वो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट कर सके प्रोजेक्ट के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सके, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक डिजिटल मनी एंड द ग्लोबल कैपिटल फ्लो। अब देखो डिजिटल मनी क्या होता है। डिजिटल मनी के अंदर आता है जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी हो गई, स्टेबल कॉइन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो सब इसके अंदर आता है। अब देखो डिजिटल मनी के आने की वजह से जो रिडक्शन था फ्रिक्शन का वो हुआ। अब रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि पहले अगर हम ट्रांजैक्शन करते थे उसमें हमारी कुछ कॉस्ट आती थी, तो डिजिटल मनी ने वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट खत्म कर दी है या फिर बहुत कम कर दी है, और अब बहुत आसानी से हम सेटलमेंट कर सकते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पेमेंट का, जिससे ट्रेड एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। देन नेक्स्ट चैलेंज द मॉनेटरी पॉलिसी। अब डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी की वजह से जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी होती है ना, जिस तरीके से वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता था, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, क्योंकि पहले तो बहुत आसान था, डिजिटल मनी थी नहीं, बट अब डिजिटल मनी आ गई है, तो वो सारे जो इफेक्ट है वो भी देखने पड़ते हैं। देन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक तरीका है ताकि सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी को पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रख सके डिजिटल वर्ल्ड में भी, मतलब डिजिटल मनी के साथ भी। देन इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल कैपिटल फ्लो का वो देखते हैं। देखो अब डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत ही जल्दी जो कैपिटल है वो अक्रॉस द बॉर्डर फ्लो कर जाती है, जिससे जो वॉटिलिटी है कैपिटल फ्लो की वो बढ़ गई है।
और अब स्मॉल ओपन इकोनॉमी के लिए अपनी एक्सचेंज रेट और डोमेस्टिक मॉनेटरी कंडीशन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। देन इरोजन ऑफ कैपिटल कंट्रोल, अब हाईली मूवेबल इजीली ट्रांसफरेबल डिजिटल एसेट की वजह से कंट्रीज़ को अपनी कैपिटल कंट्रोल को, मतलब कैपिटल कंट्रोल पॉलिसीज़ जो होती है ना, उनका जो इफेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से अब वो फ्लो ऑफ मनी को लिमिट ही नहीं कर पाती इन टू एंड आउट ऑफ द कंट्री। देन मॉनेटरी स्पिल ओवर, इसका मतलब ये है कि अगर किसी मेजर इकोनॉमी के अंदर, मान लो यूएस की इकोनॉमी है या यूएस इकोनॉमी है या कोई और कंट्री की इकोनॉमी है, मतलब मेजर इकोनॉमी, उसमें अगर कुछ भी चेंज आता है तो कैपिटल फ्लो इतना स्मूथ हो गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है, डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, सो वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी क्या होता है? ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो इंडिविजुअली या फर्म इकोनॉमी के अंदर लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। देखो, लोग ना रियल परचेसिंग पावर के रिगार्डिंग कंसर्न होते हैं, नॉट अबाउट द नॉमिनल अमाउंट। सो रियल मनी की जो डिमांड होती है ना, वही हमारी मेन डिमांड होती है, और रियल मनी की डिमांड को हम M अपॉन P से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज M इज नॉमिनल मनी एंड P इज प्राइस लेवल। ओके, अब किनीशियन ने जो डिमांड फॉर मनी है उसको बताया है कि वो फंक्शन होता है इनकम और इंटरेस्ट रेट का। इसका मतलब क्या है कि डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है हमारे इनकम पे और इंटरेस्ट रेट पे। नाउ वी हैव द सब टॉपिक ऑफ दिस इज मोटिव फॉर होल्डिंग अ मनी। अब क्या रीज़न है कि हम पैसे को अपने पास रखते हैं? तो हमारे पास 3 प्राइमरी मोटिव है अपने किसी भी पैसे को अपने पास रखने के। पहला, ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव इसलिए होता है क्योंकि जिस टाइम पे आपके पास पैसे आते हैं और जिस टाइम पे आपको खर्च करना होता है, वो दोनों टाइम अलग अलग होते हैं, और इसकी वजह से लोग क्या करते हैं कि पैसा निकाल के रखते हैं और बाद में फिर उसे खर्च करते रहते हैं। अब देखो, ये जो ट्रांजेक्शन पर्पस है ना, ये प्राइमरी डिपेंड करता है नेशनल इनकम पे, मतलब ये वाई पे डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको बताया कि डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है 2 चीज़ पे, इनकम और इंटरेस्ट रेट पे। तो ट्रांजेक्शन पर्पस वाले के लिए जो हम पैसा निकालते हैं ना, वो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा ट्रांजेक्शन डिमांड के लिए डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगा, और अगर इनकम घटेगी तो ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए डिमांड फॉर मनी हमारा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट वी हैव द प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी क्या होता है कि अनफोर्सीन और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के लिए हम कुछ पैसा बचा के रखते हैं। ठीक है, और ये भी प्राइमरी डिपेंड करता है नेशनल इनकम के ऊपर, और ये इसकी भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। मतलब अगर हमारा इनकम बढ़ जाएगी, इनकम अगर इंक्रीज होगी तो हमारी जो डिमांड है फॉर मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव वो इंक्रीज होगी, एंड द वाइस वर्सा। ठीक है, अब देखो, प्रिकॉशनरी और जो ट्रांजेक्शनल डिमांड है उसको अगर हम ग्रुप कर दे तो हम उसे एक्टिव बैलेंस बोलते हैं, और ये दोनों ही पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं इनकम से। द थर्ड फॉर विच वी डिमांड फॉर मनी स्पेकुलेटिव मोटिव। देखो, स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब क्या होता है कि आप एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी के लिए अपना पैसा बचा के रखते हो, और जैसे ही आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी आ गई है आप उसे इन्वेस्ट कर देते हो। ठीक है, इट इज़ रिगार्डिंग अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। अब ये जो है ना स्पेकुलेटिव मोटिव, वो इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करता है, और उसका भी रिलेशन जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। मतलब डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस इन्वर्सली रिलेटेड होता है इंटरेस्ट रेट से। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो इसकी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस कम हो जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो टोटल डिमांड होती है, टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू L1Y प्लस L2R। L1Y के अंदर हमारी 2 है, एक तो हमारा ट्रांजेक्शन और एक हमारा प्रिकॉशनरी। ठीक है, और L2 के अंदर हमारा है स्पेकुलेटिव। तो हमारी जो टोटल डिमांड फॉर मनी है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो डिमांड फॉर मनी है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके रिलेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके में अलग से भी दिया हुआ है। डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर होल्डिंग अ कैश ज़्यादा होगी, क्योंकि मान लो आपका जो बॉन्ड है, बॉन्ड पे आपको 7% के इंटरेस्ट की जगह 15% का इंटरेस्ट लग रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि यार पैसा हाथ में क्यों रखना है, फटाफट जाके इन्वेस्ट कर दो। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर होल्डिंग अ मनी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से लोग प्रीफर करेंगे कि वो बॉन्ड में पैसा लगा दें इंस्टेड ऑफ होल्डिंग अ कैश फॉर ए स्पेकुलेटिव पर्पस। ठीक है,
अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है लिक्विडिटी ट्रैप। देखो लिक्विडिटी ट्रैप मैं आपको यूनिट सेकंड में पढ़ा चुकी हूँ, मैंने यहाँ पे पूरा कंटेंट आपको दे दिया, आप इसे पढ़ लेना। एक्सप्लेन मैंने यूनिट सेकंड में कर दिया है, तो दोबारा नहीं कर रही, आगे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट। नेशनल इनकम जो है इंटरेस्ट रेट पे कैसे इफेक्ट करती है, तो वो गुड मार्केट के थ्रू देखो इफेक्ट करती है। तो हमें ये पता है कि हमारा जो रियल मनी सप्लाई है वो फिक्स्ड है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने उसे फिक्स्ड किया है। अब हमने ये देखा है कि नेशनल इनकम जो है वो बढ़ गई, ठीक है। इफेक्ट देखना है तो पहले एक बार बढ़ते हुए का देखेंगे, फिर डिक्रीज होते हुए का। अब नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, सो इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गया, और ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी डिमांड जो थी मनी की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम से जो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी डिमांड है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो ये कर्व है, ये जो हमारा कर्व है ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो हमारी स्पेकुलेटिव डिमांड कम हो जाएगी और हमारा इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। देन अगर नेशनल इनकम हमारी गिर गई, नेशनल इनकम गिर गई तो मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, और डिमांड जो थी मनी की फॉर अ ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी पर्पस वो भी गिर जाएगी, और इसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए हमारा इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी और हमारा इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला है कि पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच में मनी मार्केट के अंदर, अगर हमारा मनी सप्लाई फिक्स्ड है तो। ओके, देन वी नेक्स्ट है ग्रिशम लॉ। ग्रिशम लॉ क्या है? तो देखो ग्रिशम लॉ एक मॉनेटरी प्रिंसिपल है जो एक्सप्लेन करता है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलेटिंग करेंसी। जब टू फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं बट मार्केट में जो उनकी वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। मैम समझ नहीं आया, देखो अभी समझो। ग्रिशम लॉ ये कहता है कि दो तरह के मनी होते हैं, एक होता है बैड मनी और एक होता है गुड मनी। दोनों इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं और सेम ही वैल्यू पे सर्कुलेट कर रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को इकोनॉमी से निकाल देता है, ये बात कहता है, ठीक है। अब गुड मनी क्या होता है? गुड मनी वो मनी होता है जिसकी इंसेंट्रिक वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी फिक्स्ड लीगल फेस वैल्यू से, ठीक है। बैड मनी वो होता है जिसकी इंसेंट्रिक वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड लीगल फेस वैल्यू। तो लोग क्या करते हैं, बैड मनी को ज़्यादा स्पेंड करते हैं और गुड मनी को कम स्पेंड करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन देखो, मान लो दो सिक्के हैं, एक तो गोल्ड से बना है और एक आपका सिल्वर से बना है, ठीक है। अब दोनों जो है वो एक्सचेंज होंगे 1 kg राइस के बदले में, मतलब 1 kg राइस आपको मिलेगा एक गोल्ड के सिक्के से भी और एक सिल्वर के सिक्के से भी। तो आप खुद बताओ अब कौन से वाला सिक्का जो है वो स्पेंड करोगे? ऑफकोर्स सिल्वर का करोगे, क्योंकि भाई गोल्ड की वैल्यू तो ज़्यादा है ना, उसको आप पिघला के आराम से गोल्ड भी निकाल सकते हो। तो दिस इज गुड मनी एंड दिस इज बैड मनी, ये बैड मनी है, ठीक है। तो यही कहा ग्रिशम ने कि दो तरह के मनी होते हैं, गुड मनी होता है, एक बैड मनी होता है। अगर दोनों सेम वैल्यू के लिए एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग क्या करते हैं, गुड मनी को बचा लेते हैं और बैड मनी को खर्च कर देते हैं, और एंड द एंड आपकी इकोनॉमी में सिर्फ बैड मनी रह जाता है। दिस इज ग्रिशम लॉ, इसकी एप्लीकेशन मैंने लिख दी है, आप पढ़ लेना, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। नोट्स लेके पढ़ लेना, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सप्लाई फॉर मनी। अब मनी सप्लाई क्या होता है? तो देखो मनी सप्लाई वो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है जो लोग मतलब हाउस होल्ड, फर्म और इंस्टीट्यूशन हेल्ड करते हैं इकोनॉमी में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और क्योंकि ये भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, इट इज ऑल्सो ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आता है कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है? तो सबसे पहले जो करेंसी लोगों के पास होती है, पेपर वैल्यू ऑफ करेंसी या कॉइन जो भी होती है। देन नेक्स्ट इज नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब ये रामू है, इसने जो है 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं, बट ये किसी भी टाइम निकाल सकता है आराम से, चेक से, अपने एटीएम वगैरह से, तो दैट इज नेट डिमांड डिपॉजिट। और उसके अलावा आता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट के अंदर मतलब यही सब आता है, जैसे कि डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो हमारी जो सिंपलेस्ट मनी सप्लाई है, मतलब जो हमारी टोटल मनी सप्लाई है वो क्या होती है, दैट इज सी प्लस डी, डी प्लस ओ डी, ठीक है, इतना समझो। अब हमारा नेक्स्ट आता है मीजर ऑफ मनी सप्लाई। मीजर ऑफ मनी सप्लाई में हमारे 4 मीजर है जो आरबीआई ने दिया है, M1, M2, M3, M4। अब M1 जो होता है ना उसे कहते हैं नैरो मनी, और उसके कंपोनेंट होते हैं सी प्लस डी, डी प्लस ओ डी। अरे मैम ये तो ऊपर वाले ही है, हाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि MS टोटल मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू M1 इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, डी प्लस ओ डी, ठीक है।
ये इसकी लिक्विडिटी सबसे हाईएस्ट होती है और ये कंटिन्यू किया जाता है, इसे मोस्ट लिक्विड मीजर की तरह देखा जाता है। देन नेक्स्ट इज M2। M2 के अंदर क्या आता है, M1 के सारे मीजर प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट, और इसकी लिक्विडिटी कम होती है M2 से, लेकिन M3 से ज़्यादा होती है। देन वी हैव द M3। M3 के अंदर क्या आता है, M1 के सारे मीजर, याद रखना M2 के मीजर नहीं है, M1 के सारे मीजर प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह होते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट है फॉर पॉलिसी एनालिसिस। देन वी हैव M4। M4 में क्या आता है, M3 के सारी चीज़ें, उसके अलावा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं आता, और ये सबसे कम लिक्विड होता है, ब्रॉडेस्ट मीजर होता है, लॉन्ग टर्म इलिक्विड एसेट इसके अंदर आती है। ठीक है, अब यार मैम आपने तो फॉर्मूले बता दिए, देखो इसके अंदर फॉर्मूले ही हैं, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन था वो मैंने दे दिया है, इतना कुछ ऐसे नहीं आएगा कि आपसे कुछ अजीब सा इससे पूछ ले, यही सब पूछा जाएगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉनेटरी इक्विलिब्रियम। मॉनेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, वहीं तो होती है ना, अब तक हमने यही पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होती है, जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है। तो सिमिलर वे में मॉनेटरी इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब सप्लाई फॉर रियल मनी इक्वल होती है डिमांड फॉर रियल मनी के। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा इंटरेस्ट रेट और नेशनल सेविंग जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। अब कैसे हम डिटरमाइन करेंगे इंटरेस्ट रेट, वो देखो। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, देखो इंटरेस्ट रेट हमारा कहाँ डिटरमाइन होगा, जहाँ पे सप्लाई फॉर मनी एंड डिमांड फॉर मनी कर्व इंटरसेक्ट करेंगे। सप्लाई फॉर मनी कर्व को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज दिस, एंड डिमांड फॉर मनी कर्व इज LT। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो सप्लाई फॉर मनी होती है दैट इज M/P, दैट इज रियल मनी सप्लाई, और ये फिक्स्ड होती है। अब क्योंकि ये फिक्स्ड है तो इसका कर्व बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, लेकिन डिमांड फॉर मनी का इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, बिकॉज ये स्पेकुलेटिव मोटिव में मैंने तुम्हें बताया है अभी, तो इसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। ठीक है, और एक पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे होगी हमारी इनकम। ठीक है, ये हमारा हो गया सप्लाई फॉर मनी और ये आ गया मेरा डिमांड कर्व, और इस पॉइंट पे मेरा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहाँ होगा, जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाए, ये सप्लाई फॉर मनी एंड दैट इज डिमांड फॉर मनी। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम, ये मैंने अभी ऊपर पढ़ा दिया है, तो वही सारा कॉन्सेप्ट है, एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई। अब देखो अगर मनी सप्लाई चेंज हो जाती है, तो देखो मनी सप्लाई हमने ऊपर वाले में एज्यूम की थी, जब हमने इफेक्ट पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम, तो वहाँ पे हमने मनी सप्लाई को एज्यूम किया था कि वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मनी सप्लाई ही हमारी चेंज हो गई है, सेंट्रल बैंक ने चेंज कर दी है। तो क्या होगा, देखो ग्राफ से समझो, तो देखो मेरा ये ग्राफ है, अब क्या हुआ कि मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ेगी मतलब ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया मेरा मनी सप्लाई। ठीक है, Y1 में से नोट करिए। अब ये तो मेरा सेम ही है, मतलब जो मेरा डिमांड कर्व है वो तो कहीं नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, दिस इज ई पॉइंट पे मेरा सप्लाई फॉर मनी मेरे डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, और इसलिए जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो आ जाएगा नीचे। तो इसमें यही होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं, आप इसे आराम से पढ़ लेना। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिशर इक्वेशन। देखो ये जो इक्वेशन मैं आपको कराने वाली हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन तो इसमें से आना ही है इक्वेशंस में, तो इक्वेशंस मत छोड़ के जाना। देखो पहली इक्वेशन है फिशर इक्वेशन। फिशर इक्वेशन अप्रोच को क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं, तो ये इस नाम से भी आ सकती है, ध्यान रखना। फिशर ये कहता है कि जो आपको पैसे की ज़रूरत होती है ना, आपको अमाउंट की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए होती है। कौन सा पर्पज़, दैट इज़ ट्रांजैक्शन पर्पज़। सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए आपको इकोनॉमी के अंदर पैसे की ज़रूरत होती है। और वो कहता है कि ये जो एक्सचेंज इक्वेशन है ना, फिर ये वाली इक्वेशन काम करती है। अब ये इक्वेशन क्या है मैम, ये बता दो। देखो यहाँ पे जो m है वो नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी को डिनोट करता है, v डिनोट करता है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी बार हमारा यूनिट ऑफ मनी यूज़ हुआ है ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, दैट इज़ वेलोसिटी। अब देखो जैसे डिजिटल पेमेंट आ गया है, तो अब मनी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत जल्दी एक हाथ से दूसरे हाथ तक पैसा जाता है। क्या कह रहे हो मैम, हाथ से नहीं जाता, फ़ोन से जाता है? हाँ ठीक है, फ़ोन से जाता है। ठीक है, देन वी हैव द प्राइस, एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, प्राइस लेवल तो ऑलरेडी अब पढ़ते ही आ रहे हैं इतने टाइम से, दिस इज प्राइस लेवल। एंड टी इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कितने ट्रांजेक्शन हो गए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो फिशर का ये मानना है,
फिशर की एजम्पशन है कि जो हमारा ये वी है वेलोसिटी, ये फिक्स्ड किया जाता है बाय द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये फिक्स्ड हो जाता है, तो इसको उसने फिक्स ले लिया। फिर उसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन भी फिक्स है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन भी फिक्स हो गया। फिर बाद में उसने बोला कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, ठीक है। ये उसकी 3 अजम्पशन हो गई। और फिर इन तीनों अजम्पशन के बाद उसने कंक्लूजन में लिखा कि इसलिए हमारा जो मनी नॉमिनल मनी सप्लाई है वो डायरेक्टली रिलेट करता है प्राइस लेवल से। अगर प्राइस लेवल 5% से बड़ा है तो हमारा नॉमिनल मनी सप्लाई भी 5% से बढ़ेगा। ये फिशर का इक्वेशन का कहना था। अब जो बात मैंने बोली है वही बात मैंने सारी यहाँ पे लिख दी है, आप आराम से इसको पढ़ लेना और यही सारी चीज़ आपको लिख के आनी है, ठीक है। और जो अजम्पशन थी फिशर की वही उसकी लिमिटेशन बनी है, तो दिस लिमिटेशंस अजम्पशंस जो थी वही, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आप जो ट्रांजैक्शन है उसको टी को भी कांस्टेंट कर दोगे और बी को भी कांस्टेंट कर दोगे और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इकोनॉमी हमेशा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। देन वी हैव द नेक्स्ट थ्योरी दैट इज वुमल ट्रांजैक्शन अप्रोच। अब देखो वुमल ट्रांजैक्शन अप्रोच ना ये बताता है कि किस तरीके से लोग अपना पैसा अपने पास रखते हैं और कितना पैसा वो जो है अपना बैंक में रखते हैं। अब मैम ये क्या बात हुई, देखो लोग ना ट्रेड ऑफ करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपने पास जो उनके पास पैसा है और जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। क्योंकि अगर मेरे पास 1,000 रुपये आज हाथ में है तो कहीं ना कहीं अगर मैं उसे इन्वेस्ट करती उस पर कुछ इंटरेस्ट आता, मान लो 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है बॉन्ड पे, तो मतलब कुछ इंटरेस्ट मेरा जा रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सारा 1,000 रुपये अपना जो है वो बैंक में रख दिया है, अब मेरा सारा पैसा बैंक में, तो अब मुझे क्या, मेरे को 5 रुपये की चॉकलेट खरीद के लानी है तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा, फिर बैंक से जाके जाने आने की कॉस्ट आ गई मेरी, ठीक है। फिर मेरे को वहाँ पैसे निकालने पड़ेंगे, फिर मैं आऊँगी, फिर मैं चॉकलेट खरीदूँगी, ठीक है। तो ना तो मैं सारा पैसा बैंक में रख सकती हूँ और ना ही मैं सारा पैसा जो है वो कैश में रख सकती हूँ। सो कन्वीनियंस ऑफ होल्डिंग अ कैश एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग फॉर बियरिंग अ एसेट, वो हमारा ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। अब ये मत कहना कि मैम ये एसेट से बैंक कैसे आ गया, अरे बैंक भी तो तुम्हें इंटरेस्ट देगा ना, कंफ्यूज मत हो, बैंक भी इंटरेस्ट देगा ना। कोई भी एसेट कहीं पे भी जहाँ से तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है तुम उस चीज़ को कंसिडर करके इस थ्योरी को समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि मेन प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए भी पैसा चाहिए होता है, लेकिन अगर वो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए पैसा रखते हैं तो सेविंग अकाउंट में या बॉन्ड में नहीं डाल पाते, जिससे उनका इंटरेस्ट रेट चला जाता है। तो उनको मिनिमाइज करनी होती है ट्रांजेक्शन कॉस्ट और अपना लॉस ऑफ इंटरेस्ट को भी। सो अब मॉडल का ना ब्रेक डाउन देखते हैं। तो देखो सपोज एक पर्सन है वो स्पेंड करता है फिक्स्ड अमाउंट वाई ओवर द ईयर, ठीक है। तो या तो वो उसे विड्रॉ कर सकता है एक ही साथ या कई बार विड्रॉ कर सकता है ओवर द ईयर। अब मान लो उसने ना सिंगल टाइम में विड्रॉ कर लिया, मतलब एक बार बैंक गया सारा पैसा निकाल के ले आया, तो उससे क्या हुआ कि उसका कैश डायरेक्ट 100 से 0 पे आ गया और उसका जो इंटरेस्ट रेट उसे मिलता अगर 100 रुपये कुछ टाइम वहाँ पे रहते वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब इससे क्या हुआ, एवरेज कैश बैलेंस कितना होगा, एवरेज निकालते हैं किसी का तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, टोटल अमाउंट उसका वाई था 2 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज बैलेंस कितना हुआ y/2, ठीक है। देख दूसरा इंसान था, उसने क्या किया 2 बार में पैसा निकाला, मतलब आधा अमाउंट उसने निकाला एक बार और फिर बाद में दोबारा आधा अमाउंट निकाला। तो जब उसने पहला आधा अमाउंट निकाला इट्स y/2, जब दोबारा आधा अमाउंट निकाला तो मैं इसे फिर से 2 से डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा y/4, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकली मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि हर एक विड्रॉल को हम y/n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एवरेज कैश बैलेंस को कैसे डिनोट करते हैं y/2n से, क्योंकि हम एवरेज में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। और अब अगर मैं निकालूं कि कॉस्ट पर ट्रिप, मान लो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो हर बार पैसे निकालने जा रहा है तो कुछ तो फिक्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ रही होगी ना, वो हमारी फिक्स्ड होती है, ठीक है। वो हमारी कॉस्ट पर ट्रिप फिक्स्ड होगी, फिक्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट। लेकिन जो इंटरेस्ट लॉस्ट हुआ उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y/n की जो मेरा एवरेज बैलेंस है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटरेस्ट से। तो मैं कह सकती हूँ दिस प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू मेरी टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई। अब इसकी की अजम्पशन क्या है कि प्राइस स्टेबल होता है, टोटल स्पेंडिंग फिक्स्ड होती है, विड्रॉल को प्लान किया जा सकता है रेगुलर टाइम में, और इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी मैंने दे रखी है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट थ्योरी एंड द लास्ट थ्योरी दैट इज टॉबिन पोर्टफोलियो अप्रोच। देखो
थोड़ा सा ना मैं इसमें कुछ और सा अप्रोच बताऊंगी, उसके बाद टॉबिन पोर्टफोलियो अप्रोच पे आऊंगी। वो है नहीं, बट टॉबिन पोर्टफोलियो अप्रोच को समझने के लिए आपको उसकी ज़रूरत ज़रूर है। देखो, किनीशियन ने कहा था कि इंसान मतलब जो पीपल्स हैं, या तो वो एसेट में पैसा रखते हैं अपना, एसेट के अंदर मतलब जैसे बॉन्ड में पूरा पैसा लगा देते हैं, या फिर वो पूरा पैसा जो है वो कैश में रखते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। अब टॉबिन ने इस चीज़ को आगे एनालाइज किया और फिर उसने बोला कि ऐसा नहीं होता। लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो ऑफ एसेट मेंटेन करते हैं, मतलब वो रिस्क रिटर्न को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर कैश में पैसा रखेंगे तो रिटर्न तो नहीं आएगा, बट रिस्क, वो रिटर्न तो नहीं आएगा बट रिस्क भी नहीं है। बट अगर बॉन्ड में पैसा रखेंगे तो रिस्क भी है और रिटर्न भी है। तो उसने ये कहा कि लोग ना दोनों चीज़ों में एसेट रखते हैं, दोनों मेन एसेट में अपना पैसा रखते हैं, मतलब थोड़ा जो इन्वेस्ट कर देते हैं और थोड़ा वो कैश में रखते हैं। अब देखो क्या है, इन्वेस्टर जो है वो रिस्क अवर्ज है, मतलब उसे रिस्क पसंद नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिल रहा होगा बॉन्ड पे, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बॉन्ड में डाल देंगे, कैश में कम रखेंगे, क्योंकि अगर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तभी इंसान जो है रिस्क लेने को तैयार होगा। ठीक है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हमारा लो हुआ तो उस केस के अंदर क्या होगा कि लोग जो है कैश में ज़्यादा पैसा रखेंगे, बॉन्ड में कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अब रिटर्न कम मिल रहा है तो फालतू में रिस्क क्यों ले, बिकॉज इन्वेस्टर इज रिस्क अवर्स। ठीक है, तो यही रोल होता है इसके अंदर इंटरेस्ट रेट का, वो पूरी बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें ये समझ आया है कि इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी का इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि लोग डिमांड नहीं करेंगे मनी की, वो बॉन्ड में पैसा रखेंगे फिर। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव है, मतलब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो तीन चीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दूसरा हमारे रिस्क पे, और तीसरा हमारे वेल्थ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड हमारी कम हो जाएगी, लेकिन रिस्क से और वेल्थ से इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो देखो, मनी सप्लाई दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो हाई पावर्ड मनी पे और दूसरा मनी मल्टीप्लायर पे। अब ये हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी मतलब रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस, मतलब ये वो पूरा पैसा होता है जो सेंट्रल बैंक इशू करती है कमर्शियल बैंक को और गवर्नमेंट को। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है कि हाई पावर्ड मनी की एक एक यूनिट एक्चुअल इकोनॉमी में जब आई तो कितने गुना होके आई, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखो, मनी मल्टीप्लायर रेशियो होता है टोटल मनी सप्लाई टू द हाई पावर्ड मनी, मतलब M/H का ये रेशियो होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में मनी सप्लाई कितनी ज़्यादा क्रिएट हुई फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ हाई पावर्ड मनी इन अ सिस्टम। इसको हम लिख सकते हैं 1 + C/M प्लस RD। ठीक है, C/M होता है हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशो और RD होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशो। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल में लिखी है। नाउ वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी। तो देखो, मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू M/H, मतलब जो हमारी मनी सप्लाई होती है ना वो इक्वल होती है मनी मल्टीप्लायर इंटू हाई पावर्ड मनी। जैसे कि हाई पावर्ड मनी वो जो सेंट्रल बैंक ने इशू किया, फिर वो कितने गुना हुआ, उसके बाद हमारा मनी सप्लाई आता है। ठीक है, दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, क्रेडिट क्रिएशन। देखो, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन जो हमारे मनी मल्टीप्लायर था ना M, ठीक है, उसी को थोड़ा समझते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। ये डिपॉजिट क्रिएशन होता है, ये इनिशियल प्रोसेस होता है जिससे कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई को एक्सपेंड करती है, और कितने गुना एक्सपेंड करती है, दैट इज M, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर। देखो, डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या होता है? ये वो फैक्टर होता है जो बताता है कि इनिशियल चेंज जो डिपॉजिट में आया है उससे फाइनल चेंज टोटल मनी सप्लाई में कितना आया। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/1/LRR, और LRR को हम RD भी लिख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया, दैट इज रेशियो ऑफ बैंक रिजर्व टू द टोटल डिपॉजिट। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ बताई हैं, बहुत डिटेल में नोट्स बनाए हैं। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरा पूरा समझ आ जाना है। ठीक है, जो हार्ड टॉपिक हैं, जो बिल्कुल ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं समझ आ सकते या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। बट जो टॉपिक बिल्कुल बेसिक है कि आपको पढ़ के समझ आ जाएगा, तो उनको मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इन डिफरेंट बैंकिंग सिस्टम। देखो, दो तरह के बैंकिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है 100% रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, और एक होता है हमारा फ्रिक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम इन अ सिंगल बैंकिंग इकोनॉमी। अब 100% रिजर्व में क्या होता है
कि बैंक के पास जितना पैसा आया है उसको वो पूरा का पूरा रिजर्व करके रखना है। ऐसा नहीं है, जैसे हमारी बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें क्या होता है कि कुछ पैसा तो रिजर्व करके रखना होता है और बाकी का पैसा बैंक जो है उधार दे देती है, और जिससे हमारा क्रेडिट क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितना पैसा है सब डिपॉजिट करके रखना है। अगर 1000 था तो एंड में भी 1000 था, तो इससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएट इस सिस्टम में नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें वही है कि कुछ पैसा तो आपको रिजर्व करके रखना है और बाकी का पैसा जो है बैंक वो लेंड कर सकती है। तो यहाँ पे हमने लीगल रिजर्व रेशो 10% है, मतलब टोटल डिपॉजिट का 10% तो रिजर्व करके रखेगी और बाकी जो है वो लेंड कर देगी, जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट क्रिएशन होगा। और क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस ये रहा, आप इसे एक बारी गो थ्रू कर लेना। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखो कल मैंने आपको सेकेंड यूनिट में भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिटेल में पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ऑलरेडी आप इस टॉपिक को पढ़ के आ चुके हो, तो यहाँ पे मैंने इसे शॉर्ट में लिया है, जो जो वहाँ नहीं पढ़ाया था बस वो यहाँ पे लिया है। देखो मीनिंग क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, दैट इज एक्शन टेकन बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन टू प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। दो तरह के इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, कल पढ़ाए थे सेकेंड यूनिट में। देन मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव होता है जो टोटल वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, क्वालिटेटिव होता है जो डायरेक्शन या स्पेसिफिक पर्पस बताता है क्रेडिट का इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी करना, इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लिमिटेशन क्या है कि टाइम काफ़ी जगता है। लिक्विडिटी ट्रैप ऑलरेडी 2 बार समझा चुकी हूँ। लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है या इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम हो जाती है या क्रेडिट चैनल भी वीक हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव मॉनेटरी ट्रांसमिशन पॉलिसी प्रोसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। देखो ट्रांसमिशन प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसमिशन मॉनेटरी ट्रांसमिशन प्रोसेस का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को जो चेंज करता है उससे अल्टीमेटली हमारी रियल इकोनॉमी किस तरीके से अफेक्ट होती है, उस पूरे प्रोसेस को समझना इज अ ट्रांसमिशन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के ना 2 की चैनल है। पहला चैनल है इंटरेस्ट रेट चैनल। इसमें क्या होता है कि बैंक ने अपनी पॉलिसी जो है पॉलिसी चेंज की और रेपो रेट चेंज कर दिया, ठीक है। रेपो रेट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। रेपो रेट कम हो गया, रेट कम हो गया तो कमर्शियल बैंक के पास अब काफ़ी सारा पैसा है लेंड करने के लिए। इससे क्या हुआ कि मार्केट में जो वो क्रेडिट दे रहे थे या लोन दे रहे थे वो भी अब कम रेट पे दे रहे हैं। अब अगर क्रेडिट कम रेट पे मिल रहा है तो लोगों की इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और अल्टीमेटली हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा और हमारा प्राइस इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट चैनल। इससे क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक ने जब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो डोमेस्टिक एसेट लेस अट्रैक्टिव हो गई फॉरेन एसेट से, क्योंकि फॉरेन एसेट अगर मैं पैसा फॉरेन एसेट में डिपॉजिट करूंगी तो वो ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट रेट दे रहा है, बट डोमेस्टिक एसेट जो है वो कम दे रहा है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, बाहर अपना पैसा डालना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी हो गई डेप्रिशिएट। अब अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो डोमेस्टिक गुड्स बाहर वालों के लिए चीपर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब उनके अब जो है वो बहुत आराम से हमारा जो सामान है वो खरीद सकते हैं सस्ते दामों पे, क्योंकि उनकी करेंसी की तो वैल्यू ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अभी जो है और डॉलर 90 रुपीज़ के रिगार्डिंग चल रहा है, तो अब वो 1 रुपया दे के हमारे यहाँ 90 रुपये का सामान खरीद सकते हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इम्पोर्ट कम हो जाएगा, जिससे नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखो प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम था जो अगस्त 2014 में आया था। इसका एम था कि कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों को, बैंकिंग सर्विसेज, और इसके साथ साथ जो लोग हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम्स में नहीं है उनको लेकर आना, क्योंकि काफ़ी लोगों के बैंक अकाउंट भी नहीं थे, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे किया इन्होंने क्या किया, जितने भी अनबैंक्ड अडल्ट थे उनको बेसिक सेविंग अकाउंट प्रोवाइड किया विद द जीरो बैलेंस अकाउंट, और कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड करी, लाइक रुपे डेबिट कार्ड, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब क्या हुआ कि इससे ओवरऑल जो डिपॉजिट था, बेस था बैंक का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और जो ऐसी आइडल कैश पड़ा था लोगों के पास वो भी इकोनॉमी में चैनलाइज हो गया और सेविंग भी बढ़नी शुरू हो गई। अब इसके अलावा इन्होंने जो रूरल क्रेडिट था उसको भी अफेक्ट किया। रूरल क्रेडिट को कैसे कि इन्होंने
लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, मतलब रूरल एरिया में फॉर्मल क्रेडिट नहीं था, इस वजह से लोग क्या करते थे कि जगह जगह से पैसे लेते थे, बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे पैसे मिलते थे। तो इन्होंने जो रूरल पुअर लोग थे उनको बैंकिंग सिस्टम में पहले लेके आए और उनको एक्सप्लॉइटिव मनी लेंडर से बचाने के लिए 10,000 रुपीज़ की क्रेडिट ओवरड्राफ्ट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी इमीडिएटली। स्मॉल क्रेडिट लाइन से क्या हुआ कि जो पुअर लोग थे अब आसानी से, मतलब अगर 10,000 रुपये किसी को चाहिए तो उसे लेंडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, बड़े आराम से उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल गई। ठीक है, अब इनका क्या रोल रहा प्रधानमंत्री जनधन योजना का बैंकिंग सिस्टम में? तो देखो, सबसे पहले तो जैम ट्राइनिटी इनेबल हुई। जैम ट्राइनिटी मतलब जनधन, आधार मैट्रिक एंड मोबाइल, जिससे क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब लोग क्या कर रहे थे, बड़े आराम से स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन भी बड़े फ्रिक्वेंटली हो रहे थे, जिससे वेलोसिटी जो थी ट्रांजैक्शन की वो बढ़ गई बैंकिंग सिस्टम में, और ये बहुत ही ज़रूरी था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए। अब इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम तक लोगों को जोड़ा। मतलब देखो, अब लोगों के पास बेनिफिशियरी अकाउंट है तो सब्सिडी उनके अकाउंट में डायरेक्टली जा रही थी, मतलब प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, सब कुछ उनके अकाउंट में बड़े इजीली जा रहा था, और इससे पोर्टफोलियो क्वालिटी जो थी बैंक की वो भी इम्प्रूव हुई। देन वी हैव द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। यूपीआई क्या होता है, आई डोंट थिंक सो बताने की ज़रूरत है, बट फिर भी बता देती हूँ। यूपीआई क्या होता है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप करा है। इसकी वजह से 24/7/30 365 डेज आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो किसी भी टाइम। इसने क्या किया, इंटरपोलेटेशन को बढ़ाया। मतलब क्या कि यूपीआई ट्रांजैक्शन अलाउ करता है सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक और पेमेंट ऐप से, और जो नीड थी बेनिफिशियरी की कि वो सेम प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए वो कम कर दिया। फिर आप रियल टाइम में पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा इसने आधार इनेबल पेमेंट किया, मतलब फ़ोन नंबर से ही तो पेमेंट करते हो ना किसी और को, दैट इज आधार और मोबाइल बेस्ड पेमेंट। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या है डिजिटल मनी रिवोल्यूशन में? तो देखो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गई, अब आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो, पैसे एकदम ट्रांसफर कर सकते हो, आपको बैंक जाके पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। बैंक जाते पेट्रोल लगता, मेहनत लगती, वो सब खत्म हो गई। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इसने पेमेंट को डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक किया, और यूपीआई ने हेल्प किया कि ट्रांजैक्शन जो है वो इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाए। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इवन आज के टाइम पे रिक्शा ड्राइवर के पास भी क्यूआर होता है, वो भी बंदा फाइनेंशियल इंक्लूजन में है। सारे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट जो है वो वॉच कर सकती है। ठीक है, देन इम्पैक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी। देखो, मैंने थ्योरी तुम्हें पढ़ाई थी, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, उसमें मैंने तुम्हें वेलोसिटी बताई थी। ठीक है, मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए दोबारा लिख दिया। तो इसकी वजह से जो वेलोसिटी है मनी की वो बढ़ गई। ठीक है, अब वेलोसिटी कैसे बढ़ी है उसे थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, लिक्विड प्रीफरेंस, अब लोग क्या करते हैं, कैश में पैसा नहीं रखते हैं, डायरेक्ट यूपीआई में रखते हैं, और मनी जो है वो स्पेंड होता है, ट्रांसफर होता है इमीडिएटली, जिससे क्या डिमांड फॉर मनी गिर गई और सेम डिमांड की जो ट्रांजेक्शन वेलोसिटी थी वो बढ़ गई। देन पेमेंट फ्रीक्वेंसी, अब स्मॉल पेमेंट भी बहुत जल्दी होता है, 5 रुपये का पेमेंट कर रहे हो आप, 10 रुपये का पेमेंट कर रहे हो, जिससे क्या है फिर से जो पैसा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट बहुत जल्दी जा रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देन ट्रांजेक्शन फिक्शन, मतलब यूपीआई ने जो कॉस्ट होती थी फिजिकल कैश या ट्रेडिशनल सिस्टम की वो रिड्यूस कर दी, मनी बहुत ही फास्टर ट्रेवल कर रहा है और इकोनॉमी में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को डिजिटल रुपी भी कहते हैं, और ये एक लीगल टेंडर है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करा है। मतलब आपके पास जो फिजिकल करेंसी होती थी ना, उसी का डिजिटल वर्जन है। ठीक है, अनलाइक क्रिप्टो करेंसी, जो ये हमारा डिजिटल रुपी होगा ना, वो डायरेक्ट लायबिलिटी होगी आरबीआई की, और गवर्नमेंट इसकी पूरी गारंटी देगी। और अगर आपका जो 1 रुपया फिजिकल फॉर्म में है ना, वो सेम आपका 1 रुपया डिजिटल फॉर्म में होगा, मतलब देयर इज 1-to-1 पैक विद अ फिजिकल इंडियन रुपी। अब इसके ना 2 टाइप है, पहला होलसेलर, और ये इंटर बैंक सेटलमेंट के लिए यूज किया जाएगा बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और दूसरा रिटेलर, ये जनरल पब्लिक के लिए है, फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट। ठीक है, अब रोल क्या है इसका आरबीआई में वो समझते हैं। तो देखो, आरबीआई ही इस चीज़ को इशू करेगा, डिजिटल करेंसी को इशू करेगा, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होगा इस पूरे डिज़ाइन, इस फ्रेमवर्क को डिज़ाइन करने के लिए और ओवरऑल रेगुलेशन के लिए भी। देन मॉनेटरी पॉलिसी टूल, ये आरबीआई के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल की तरह काम करेगा। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि क्योंकि डिजिटल करेंसी आ गई है, तो इसकी वजह से आरबीआई का जो मॉनेटरी कंट्रोल था, मतलब मनी सप्लाई के ऊपर मॉनेटरी कंट्रोल थे, वो बहुत ही इनइफेक्टिव होते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से अब ये वाला जो हमारा
ये डिजिटल करेंसी आ रहा है, इसने ये क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी टूल को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा और रिस्क को भी कम करेगा, क्योंकि रिस्क फ्री डिजिटल करेंसी हमारे पास होगी, हम कभी भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसी की तरह नहीं है, ये उससे अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, पेमेंट सिस्टम अच्छा होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सब अब इसे यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हम ईजिली कर पाएंगे। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज क्या है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। इफ़ अगर मान लो लोग सारे के सारे डिजिटल करेंसी का यूज़ करने लगे, तो क्या होगा कि बैंक के पास जो है वो वैसा पैसा तो बचेगा ही नहीं, तो इस वजह से क्रेडिट क्रिएशन में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी का इशू है। एंड देन डिजिटल डिवाइड। अब देखो, कुछ लोगों को तो पता होगा इसके बारे में, अब धीरे धीरे लोग जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, अब कुछ लोग कर लेंगे, कुछ लोगों को टाइम लगेगा, इसलिए डिजिटल डिवाइड का भी इशू रहेगा। देन द नेक्स्ट सब टॉपिक इज कंपैरेटिव ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब जो चाइना है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने भी डिजिटल करेंसी जो है वो इशू करी है। अब उससे हम देखेंगे कि इंडिया के डिजिटल रुपी और इनके दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला, हमारा जो रुपी है वो पायलट फेज पे है, मतलब अभी जो है हम उसे बस टेस्ट कर रहे हैं, चेकिंग फेज पे है। चाइना का एडवांस पायलट फेज पे है और यूरोपियन यूनियन का प्रिपरेशन फेज पे पहुंच चुका है। ठीक है, हमारा प्राइमरी मोटिव सिर्फ ये है कि हम इसे एग्जिस्टिंग डिजिटल पेमेंट को कॉम्प्लीमेंट करें। ठीक है, एग्जिस्टिंग डिजिटल पेमेंट से कॉम्प्लीमेंट करें। बट चाइना का क्या है कि वो पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है मॉनेटरी सॉवरेनिटी से। और ईयू का क्या है, दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोमनी और एंड प्रिजर्विंग अ पब्लिक ट्रस्ट इन सॉवरेनिटी मनी एंड डिजिटल एज। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई जो है वो पूरी मतलब प्राइवेसी रखना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन पूरे चाइना के अंदर तो पूरे ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होंगे। प्राइवेसी कंसर्न तो रेज हो रहा है, लेकिन इससे गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा। और यहाँ पे हाई एम्फेसिस करा जा रहा है यूजर के डेटा को प्रोटेक्ट करने का और प्राइवेसी राइट को भी। देन इंटरेस्ट बियरिंग, तीनों ही कंडीशन में यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब डिजिटल करेंसी में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी पूरी यूनिट हो जाती है कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को हाइप भी करो। और अगर आपको इस यूनिट के नोट चाहिए ना, तो आप ना गूगल फॉर्म से खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं गाइज, मैंने जो सिंबल्स यूज़ करे हैं फॉर द थ्योरीज, फॉर इक्वेशंस, वो अलग हैं। हो सकता है आपकी बुक में कुछ और दे रखा हो और आप दोनों मिक्स करके पढ़ो और कुछ का कुछ लिखा हो, उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। सो अगर आप वीडियो से पढ़े हो, कोशिश करो कि आप नोट्स वाली चीज़ें रिटेन करके रखो। ठीक है, थैंक यू।